हेलो स्टूडेंट। सो वी आर हियर अगेन। हम पढ़ रहे थे क्लास 8th का सोशल साइंस में 6 चैप्टर नंबर 1 और टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो साइलेंट फीचर्स का मतलब होता है प्रमुख तत्व। प्रमुख तत्व क्या क्या है? द लॉन्ग authoritarian's rule had convinced our constitution maker that free India had to be a democracy in which everyone should be allowed to participate in decision making processes. जो लॉन्ग अथॉरिटेरियन रूल था उसने हमें कन्विंस किया, उसने बताया जो लंबे समय तक 200 सालों तक मतलब अंग्रेजी ने शासन किया था हमारे ऊपर, तो इस चीज़ ने हमें कुछ सीखने को दिया। क्या? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान निर्माता थे, दैट फ्री इंडिया हैड टू बी अ डेमोक्रेसी, कि हमारे जो देश होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसका जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, इन विच एवरीवन शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट, जिसमें हर किसी को मतलब पार्टिसिपेट होने का मौका मिले डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में, जो निर्णय लेने की जो मतलब प्रक्रिया होती है उसमें सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। ये उन्हें जानने का मौका मिला। क्यों? एक लंबे अथॉरिटेरियन रूल की वजह से। अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इम्प्लाइज पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वलिटी। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या इम्प्लाई करता है? राजनीतिक और सामाजिक समानता को। यू कैन सी हियर दैट जवाहरलाल नेहरू साइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जो हैं, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर रहे हैं, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। द वर्ड सोशल लिस्ट सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड टू द प्रिम्बल इन 1976 बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि किस वर्ष और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू दिस वर्ड्स जो है, ये वर्ड जो है, ये मतलब जोड़े गए थे, इनको ऐड किया गया था। तो अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट और वो ईयर था 1976। हमेशा याद रखना है इसको, क्वेश्चन बनता है इससे। अब हम इसके साइलेंट फीचर्स को वन बाय वन रीड करेंगे। फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। अब फेडरेशन हैज़ टू लेवल और टायर ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरेशन जो है उसके दो टायर होते हैं या दो लेवल होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द सेंट्रल लेवल एंड अनदर एट द स्टेट और रीजनल लेवल। एक सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल और एक स्टेट या रीजनल लेवल पे होता है, ठीक है। सरकारें, दो सरकारें होती है। बोथ दिस गवर्नमेंट हैव देयर सेपरेट रेंज ऑफ पावर। इन दोनों ही गवर्नमेंट के पास में अपने अलग अलग रेंज की पावर्स होती हैं, ठीक है। इनका जुडिक्शन अलग होता है। द स्टेट आर नॉट मेरली एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के वो अंडर में स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट नहीं होती है। यहाँ पे साफ सा लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट नहीं होती है। दे ड्रॉ द अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो अथॉरिटी है, अपने जो अधिकार है, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नहीं होता है जो मतलब उसे समझाए कि उसको क्या करना है क्या नहीं। उसे जो करना है वो कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। द पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। जो शक्ति दोनों के बीच में डिवाइडेड है, चाहे वो यूनियन हो या स्टेट गवर्नमेंट में, ये दोनों के बीच में डिवाइडेड है। अब वो किसके थ्रू डिवाइडेड है ये भी हम देखेंगे। देयर आर 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। अब वो जो पावर्स हैं वो 3 लिस्ट के थ्रू मतलब डिवाइडेड है। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो सेपरेशन का पावर है ये कैसे मैनेज होता है? तो इन 3 लिस्ट के थ्रू होता है। एक होती है यूनियन लिस्ट, जिसमें संघ सूची, इसे हम संघ सूची कहते हैं, और इसमें सारे यूनियन से रिलेटेड जितने भी मतलब पावर्स होते हैं वो इसमें निहित होते हैं। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसके ऊपर मतलब स्टेट ये अधिकार कर सकता है, बता सकता है कि ये हमारे अधिकार में। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पर दोनों ऐसे मुद्दे होते हैं या ऐसे मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट जो होते हैं उस पर संघ कानून बनाता है। स्टेट लिस्ट में जो मतलब विषय होते हैं उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और कॉन्करेंट लिस्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जिस पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है, परंतु अगर विवाद हो जाए तो किसका माना जाएगा? यूनियन गवर्नमेंट के कानून को माना जाएगा। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ यूनियन लॉ एंड द लॉ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, जो मैंने आपको बताया अभी कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी प्रकार का, द यूनियन शेल लॉ शेल प्रिवेल ओवर एनी स्टेट लॉ। तो यूनियन का जो कानून है वो प्रिवेल करेगा किसी भी स्टेट के लॉ के ऊपर।
सेकंड जो इसका साइलेंट फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी सरकार का जो फॉर्म है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है। पार्लियामेंट्री फॉर्म यानी कि संसद सरकार चलाती है। ये हमारे देश का संसद है, आप देख सकते हैं। ठीक है। द मेन फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज दैट द कैबिनेट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज लीगली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मेन फीचर यही है कि कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो वैधानिक रूप से जिम्मेदार होती है लेजिस्लेचर टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज, अपनी पॉलिसीज के लिए और अपने एक्ट के लिए जो भी वो कार्य करती है उसके लिए वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल फुल होती है, जो भी उसके कैबिनेट मिनिस्टर कर रहे हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रहे हैं। भारत में द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा फॉर देयर एक्ट। जैसा कि हमने अभी बात करी तो हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मिनिस्टर होते हैं वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि लोकसभा ने क्या किया और क्या नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली करता कौन है, कार्य कौन करता है, वही करते हैं। कैबिनेट कौन है, कैबिनेट जो हमारे एमपीज हैं वही हैं। द प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। अब आप बोलोगे सर मतलब प्रेसिडेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, तो ऐसा नहीं, प्रेसिडेंट को सिर्फ एक्ट करना होता है किनकी बातों पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बातों पर। ठीक है, उनके द्वारा दी गई एडवाइस पर उसे एक्ट करना होता है, कार्य करना होता है। एट द स्टेट लेवल द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा। स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं विधानसभा के कार्यों के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा साइलेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। ठीक है, तो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ले डाउन द पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू गिव टू एवरी सिटीजन व्हाट ही रिक्वायर्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो सारे पॉजिटिव ऑब्लिगेशन जो उत्तरदायित्व है वो स्टेट को मतलब स्टेट के हर सिटीजन्स को देने होते हैं जो उसको आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल अ लिविंग वेज। अब एक नॉर्मल इंसान को, कॉमन इंसान को इसकी आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए वेतन की। ह्यूमन कंडीशन, कि उसे प्रॉपर ह्यूमन कंडीशन मिले कार्य करने के लिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी मिले उसे वर्किंग प्लेस पे। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए शिक्षा मिले। अ क्लीन एनवायरनमेंट, एक साफ सुथरा पर्यावरण। एंड जस्टिस ऑन इक्वल बेसिस, और न्याय मिले समानता के आधार पर। ये सारी चीज़ें कहाँ पर निहित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। ठीक है, ये ऑब्लिगेशन, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है सरकार का कि वो ये सब प्रोवाइड करे। द पर्पसेस ऑफ the purpose of including the directive principle was to ensure social, legal and economic justice to every member of the community। इसका उद्देश्य ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंक्लूड करता है कि लोगों को सामाजिक या आपके लीगल का हो जाएगा, मतलब कि जो लीगली जिसे हम बोलते हैं कानूनी, और इकोनॉमिक जस्टिस प्राप्त हो हर मेंबर को, हर समुदाय को। Directive principles are in the nature of directions or instruction that tell the government what to do। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक प्रकार से मतलब ये डायरेक्शंस होते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन होते हैं गवर्नमेंट को कि क्या करना चाहिए। दे सर्व एज गाइडलाइंस फॉर कोर्ट एज वेल, ये कोर्ट्स के लिए गाइडलाइन का काम भी करती है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये एक स्पेशल फीचर है देखा जाए तो, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका अपने आप में बहुत ही अलग विचार है। एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी इसेंशियल इन फेडरेशन। किसी भी फेडरेशन में, संघ में इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र और इम्पार्शियल, जो किसी की तरफ ना स्टेट की तरफ ना सेंट्रल की तरफ, ठीक है, इम्पार्शियल, बिना किसी भेदभाव के एक जुडिशरी होनी जरूरी है, बहुत आवश्यकता है इसकी। इन अ फेडरेशन there is always a possibility of jurisdictional conflict between the center and the state or between the state themselves। फेडरेशन में कई प्रकार के मतलब जुरिडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बनी रहती है, चाहे वो सेंट्रल स्टेट के बीच में या स्टेट के बीच में। रिजोल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, इन सारी समस्याओं को संघर्षों को रोकने के लिए या सोल्व करने के लिए एन इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जुडिशरी इज रिक्वायर्ड, एक स्वतंत्र और बिना पार्शलिटी के वर्डिक्ट सुनाने वाली जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है जिसे हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन के रूप में कार्य करता है। अब गार्जियन मतलब संभालने वाला शख्स। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन या कौन सी बॉडी है जो
गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जुडिशरी। द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी हैज बीन इंश्योर्ड बाय इंसर्टिंग वेरियस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कैसे कंफर्म होगी, तो इसके बारे में बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो कहाँ पर इंसर्ट किए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। फिफ्थ साइलेंट फीचर, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, जो कि लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 34 तक है। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन राइट्स नॉन एज फंडामेंटल राइट्स। इस पार्ट थर्ड में कुछ राइट्स कंटेन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। सच एज द राइट टू इक्विटी, कुछ राइट्स हैं जैसे कि समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। दिस राइट्स आर जस्टिसेबल, न्यायिक है ये सारे राइट्स, मिलना चाहिए। बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन फॉर देयर इन्फोर्समेंट, क्योंकि ऐसा प्रावधान है कि इनका इन्फोर्समेंट होना चाहिए, इन्हें लागू करना जरूरी है। इफ दे आर वोलेटेड, अगर वो वोलेट होते हैं। इन केस अगर सरकार खुद, गवर्नमेंट इटसेल्फ, कोई भी फंडामेंटल राइट्स ये करती है, वोलेट करती है, तो उसके द्वारा बनाए गए कानून को भी नल या वॉइड घोषित किया जा सकता है। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42nd, जिसमें मतलब हमने अभी देखा था बहुत सारे कुछ वर्ड्स को मतलब ऐड किया गया था। एडेड अ न्यू पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ हिस्से को मतलब जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इट कंटेन्स अ फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई, जो कि टोटल 11 है। सच इज टू प्रोटेक्ट द यूनिटी ऑफ द इंडिया एंड टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, भारत की एकता को बचाने के लिए और इसकी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने के लिए, सुरक्षा के लिए। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, आज इसकी बहुत आवश्यकता है धर्मनिरपेक्ष होने की। A secular state is one which does not officially promote any particular religion. एक सेकुलर, ये डेफिनेशन है इसकी सेकुलर स्टेट की। सेकुलर स्टेट वो होता है जो ऑफिशियली किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। इट अलाउस इक्वल फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप टू ऑल, यह अलाउ करता है इक्वल फ्रीडम ऑफ फेथ, विश्वास के समान स्वतंत्रता को और पूजा करने की स्वतंत्रता को। आप चाहो तो किसी भी धर्म को अपना सकते हो, या आपकी इच्छा हो तो आप मतलब कोई सा धर्म मत मानिए। द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत विस्तृत संविधान है। विस्तृत संविधान क्यों है? वाई इट्स कॉल्ड कॉम्प्रहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथिएस्ट इन द वर्ल्ड, हम पहले ही बता चुके हैं। लिखित रिटर्न डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो इंडिया का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है। इट कंटेन 395 आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल्स। तो इसमें 395 आर्टिकल्स, बार बार आ रहा है कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, गॉट इट? यस। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। राइट्स आर दोज, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं दोज फंडामेंटल विच आर एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड कॉमन गुड्स। वे राइट्स जो स्वतंत्रता के लिए जरूरी है, मतलब दोस्त फ्रीडम जिनकी मतलब सॉरी राइट आर दोस्त फ्रीडम, वे स्वतंत्रता होती है, अधिकार जो मतलब पर्सनल और कॉमन गुड्स के लिए जरूरी है, बहुत आवश्यकता है इनकी हमें। द राइट्स आर गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें इन अधिकारों को गारंटेड किया गया है हमारे संविधान में। द कोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन द पार्ट थर्ड, जो पूरे संविधान का कोर है, मुख्य हिस्सा जो है वो पार्ट थर्ड में सेट करता है, जहाँ पर क्या है? फंडामेंटल राइट्स। They're related to the fundamental rights. These rights are fundamental. ये सब मूलभूत अधिकार हैं। ऐसा क्यों कहा गया इन्हें? In the sense that they have been incorporated in the fundamental law of land, the constitution. क्योंकि यह सभी जो है incorporate करते हैं, मिले हुए हैं किससे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, और सरकार के द्वारा अगर फोर्स नहीं किए जाते हैं तो कोर्ट भी इनको मतलब क्या कर सकता है? लागू करवा सकता है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। नो गवर्नमेंट कैन कर्टेल दिस राइट, कोई भी सरकार भले वो कितने ही मेजोरिटी के साथ आ गई हो या कितनी मजबूत हो, वो इन राइट्स को हटा नहीं सकती या उन्हें मतलब कम नहीं कर सकती। कर्टेल का मीन्स यानी कि कम करना हो गया है। एक्सेप्ट बाय एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ कुछ अमेंडमेंट के थ्रू ही ये ऐसा कर सकती है। बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन or internal threat, the fundamental rights except the right to life and liberty are suspended.
पर अगर बाहरी हमला हो जाता है या इंटरनल थ्रेट हो जाए, सिविल वार हो जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स को मतलब जो है वो क्या कर दिया जाता है, कर्टेल कर दिया जाता है। सिर्फ राइट टू जीने का अधिकार और लिबर्टी एक्सेप्ट द राइट टू लिबर्टी एंड लाइफ आर सस्पेंडेड। ठीक है, उस समय ये मतलब क्या कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। दस अ बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। इस प्रकार से इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल कंट्रोल के बीच में बैलेंस मेंटेन करके बना रहता है। द फंडामेंटल राइट्स आर ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। डू यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, बट द 44th Amendment Act of the Constitution in 1978 deleted this right from the list of the fundamental right. शुरुआत में हमें राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट्स के रूप में मिला था, तो 44 अमेंडमेंट के तहत जो कि 1978 में हुआ था, इसको उससे हटा दिया गया। इट इज़ नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं रह गया है हमारा, तो इट इज़ स्टिल अ लीगल राइट। भले ही ये मतलब एक लीगल राइट है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये कहता था कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड, उसको उसकी प्रॉपर्टी से हटाया नहीं जा सकता, ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, तो अगर ये लॉ अभी भी बना हुआ रहता तो कोई भी सरकार जो है किसी की प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकती या उसे खरीद नहीं सकती थी किसी भी पब्लिक पॉलिसीज के लिए या मतलब प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका खत्म होना बहुत जरूरी था। पहला राइट है हमारा राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक इक्वलिटी द बेड रॉक ऑफ इंडियन पॉलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी को मतलब हमारे इंडियन पॉलिटी का बेड रॉक बनाया, मतलब मजबूती बनाया है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स गेव प्रायोरिटी टू द राइट टू इक्वलिटी। हमारे संविधान निर्माताओं ने राइट टू इक्वलिटी को मतलब इसको प्रायोरिटी दी है। ठीक है, कि ये पहले बनना चाहिए। बिकॉज ऑफ द इनइक्वलिटी प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी, क्योंकि भारतीय समाज में जो इनइक्वलिटीज हैं जाति के आधार पे, ठीक है, क्लास के आधार पे, वो ऑलरेडी प्रिवेल कर रही है। इसलिए ये इक्वलिटी वाला राइट जो है, समानता का अधिकार, इसको देना बहुत जरूरी था। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजंस है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, संविधान गारंटीज करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता। नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा बिटवीन सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ, सिटीजन्स के बीच में किसी भी आधार पर, न तो धर्म के आधार पर, न नस्ल के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उनकी लैंगिक समानता असमानता के आधार पर, न ही प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पर। नो सिटीजन विल बी डिनाइड एक्सेस टू पब्लिक रेस्टोरेंट, किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया जाएगा अंदर जाने के लिए, चाहे वो पब्लिक रेस्टोरेंट हो, होटल हो, शॉप हो, या ऐसी प्लेसेस हो जो एंटरटेनमेंट के लिए यूज होती है। थर्ड इसमें जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑल सिटीजन विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर रिलेटिंग टू गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब में सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हालांकि कुछ केसेस में स्टेट जो है कुछ रिजर्व पोस्टें कुछ जो है रिजर्व करता है एससी और एसटी के लिए, एंड फॉर द मेंबर ऑफ ओबीसी। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड। छुआछूत किसी भी प्रकार से की जाती हो तो उसको मतलब प्रतिबंधित किया गया है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मतलब वर्बल भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है। इफ एनी वन प्रैक्टिसेस अनटचेबिलिटी, अगर कोई छुआछूत करता भी है, ही और शी इज लियाबल टू इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ, तो उसको मतलब या तो जेल हो सकती है या उसे फाइन हो सकता है या दोनों हो सकती है। ये आर्टिकल 17 में इसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट है। ऑल टाइटल्स, जितने भी टाइटल्स हैं जैसे राय बहादुर, राय साहब, इन सबको खत्म कर दिया गया है। स्टेट कैन नॉट कन्फर एनी सच टाइटल ऑन इंडिविजुअल्स, स्टेट कभी दे नहीं सकता मतलब इस टाइटल किसी भी इंडिविजुअल को, पर्टिकुलर पर्सन को। हालांकि अवार्ड सच इज भारत रत्न, परंतु कुछ इसके अपवाद, जैसे कि मतलब कुछ पुरस्कार है जो सिविलियन जो सबसे बड़ा हमारा पुरस्कार है भारत रत्न और पद्मश्री हैव बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज वैलिड। पर इन सब चीज़ों को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत रत्न पद्मश्री इनको मतलब अपहेल्ड किया हुआ है, सही है ये करके। तो अब आज आपका जो क्वेश्चन है, हम राइट टू फ्रीडम कल पढ़ेंगे। आज आपका जो क्वेश्चन है, ये होमवर्क जो रहेगा आपका वो ये रहेगा कि मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको
दिए हुए हैं, ठीक है, आपकी किताब में, बुक्स में। जैसे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें नेम द 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हम पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन कौन कौन से, आपको नाम लिखना है सिर्फ, ठीक है। ओके, लिख लोगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी, ठीक। और नेक्स्ट है आपका व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इसका मैंने आंसर आपको उस समय बता दिया था, उस पैराग्राफ में आपको देखोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यह हमेशा क्या करता रहता है, ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है, और ये हमेशा चेंज होता रहता है। थर्ड, द कंजम्पशन ऑफ लिकर इज अ सोशल इविल, एक्सप्लेन द हार्म दैट आर कॉज्ड बाय इट। हमने इसके हार्म्स के बारे में पढ़ा था कि ये सिर्फ किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को ही नहीं मतलब हार्म करता है, ये उसकी पूरी फैमिली को ही ख़त्म कर देता है। तो उससे उस टॉपिक से आपको मतलब इसके 2-3 सेंटेंस मिल जाएंगे। व्हाट इज मीन बाय द प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी स्टार्टिंग, उसकी एक लाइन हमने देखी थी कि किस प्रकार से जो है प्रिम्बल जो है एक तरह से मतलब इंट्रोडक्शन है, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड प्रिम्बल। प्रिम्बल जो है क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है, एंड कंटेन द आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, व्हाट डज द टर्म रिपब्लिक डिनोट। रिपब्लिक टर्म क्या डिनोट करता है, तो जो रिपब्लिक वाला टॉपिक था उसमें आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी, एक या दो सेंटेंस में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेम एनी 2 साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जितने भी आपको अभी साइलेंट फीचर बताए मैंने 4-5, उसमें से आप कोई सा भी जो आपको 2 अच्छे लगते हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी या कुछ और भी, बाकी के हम बाद में करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, ठीक है। थैंक्स।